मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारी ज्योग्राफी के 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारी सेकंड बुक चल रही है और इसके अंदर आज हम 6 चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा, हमारा आज का जो 6 चैप्टर है वो है बेटा जल संसाधन। आज हम इसके अंदर जल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए बेटा, इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो कुछ आज हम वर्तमान में देख रहे हैं, क्या वो सभी कुछ आगे भविष्य में भी होगा, या आप श्योरली ऐसा कह सकते हैं कि जो आज है वो पहले भी था। तो ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा क्या है, धीरे धीरे परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है, हर चीज़ के अंदर परिवर्तन आ रहा है। जैसे जनसंख्या का भौगोलिक स्थानांतरण हो रहा है, प्रौद्योगिकी उन्नति हो रही है, पर्यावरण या निम्नीकरण हो रहा है, जल का अभाव, मतलब ये सारी चीज़ें क्या है, कहीं तेज़ी आ रही है, कहीं कमी आती जा रही है। बढ़ती जनसंख्या क्या है, तेज़ी से बढ़ रही है, इसकी मांग भी बढ़ती जा रही है। प्रदूषण के कारण क्या है, सब कुछ प्रदूषण बढ़ रहा है, तो इससे क्या है, हर चीज़ के अंदर इफेक्ट, हर चीज़ के ऊपर इसका एक इफेक्ट आ रहा है। तो पृथ्वी का जो लगभग 71% एरिया वो क्या है, पानी से घिरा हुआ है। लेकिन ये पानी क्या है, उसमें से पीने योग्य पानी केवल 2 या 3% ही रह जाता है। बाकी सारा कैसा है, लवण युक्त यानी कि नमक युक्त पानी है, जो पीने के योग्य नहीं है। तो ये जो अलवणीय जो पानी है उसकी मात्रा कितनी है, केवल 3% है, जो बहुत ही कम है। अलवणीय जो जल है वो क्या है, उसकी उपलब्धता और समय के अनुसार अलग अलग है, अलग अलग जगह पर अलग अलग रेशों के अंदर ये पाया गया है। तो इस दुर्लभ संसाधन के आवंटन और नियंत्रण पर तनाव और लड़ाई झगड़े सांप्रदायिक देश और राज्यों के बीच जो विवाद का विषय बन गए हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम भारत में जो जल संसाधन है, इसका भौगोलिक वितरण है, इसके संरक्षण और प्रबंधन के बारे में हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हेडिंग आती है बेटा हमारा भारत के जल संसाधन। तो जल संसाधन में देखिए, भारत विश्व के धरातलीय क्षेत्र का लगभग 2.4%, जल संसाधन का 4% और जनसंख्या का लगभग 16% भाग इसमें पाया जाता है। तो ये भारत के अंदर जल की मात्रा बताई गई है। केवल 60% जल का लाभदायक उपयोग किया जा सकता है और इस प्रकार देश में कुल उपयोगी जल संसाधन घन 1122 घन किलोमीटर पाया गया है। तो धरातलीय जल संसाधन देखिए, धरातलीय जल के मुख्य 4 स्रोत हैं, नदियाँ, झीलें, तलैया और तालाब। तो देश में जो कुल नदियां हैं, उनकी जो सहायक नदियां हैं जिनकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से अधिक है, इन सभी को मिलाकर भारत में कितनी है बेटा, 10,360 नदियां हैं भारत के अंदर, मुख्य जो छोटी बड़ी सारी नदियों को मिलाकर। तो भारत में सभी नदी बेसिनों में औसत जो वार्षिक प्रवाह है वो कितना है, 1869 घन किलोमीटर होने का अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार से धरातलीय जल का केवल 690 घन किलोमीटर यानी कि 32% जल का ही उपयोग किया जा सकता है। नदी में जल प्रवाह इसके जल ग्रहण क्षेत्र के आकार और नदी बेसिन और जल ग्रहण क्षेत्र में हुई वर्षा पर निर्भर करता है। जैसे आपने क्या है बेटा, जो इस 11th क्लास की जो बुक थी उसके अंदर भी आपने इसके बारे में पढ़ा है। भारत में जो वर्षा है वो अत्यधिक स्थानिक उसमें विभिन्नता पाई जाती है, मतलब कहीं भी तो क्या है बेटा, वर्षा बहुत ज़्यादा है और कहीं पर बिल्कुल सूखा पड़ रहा है। तो भारत की जो कुछ बड़ी बड़ी नदियां हैं जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु का जो जल ग्रहण क्षेत्र बहुत अधिक है और गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। इन नदियों के अंदर जल संसाधनों को लगभग 60% जल पाया जाता है। और दक्षिण भारत की नदियां जिसमें गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इनके अंदर क्या होता है, वार्षिक जल प्रवाह यानी कि ये वर्ष भर इनके अंदर जल प्रवाह रहता है। लेकिन ब्रह्मपुत्र और गंगा बेसिनों में अभी यह संभव नहीं हो सका है, क्योंकि ये क्या है, इनके अंदर वर्ष भर जल प्रवाह नहीं रह पाता है। नेक्स्ट आता है बेटा भौम जल संसाधन। भौम जल संसाधन। तो भौम जल संसाधन में देखिए बच्चों, भौम जल संसाधन नेक्स्ट हेडिंग है। तो देश के अंदर जितनी पूर्ति योग्य भौम होता है, भूमि जल संसाधन है, उसका लगभग 432 घन किलोमीटर है। उत्तर पश्चिमी प्रदेश और दक्षिणी भारत के कुछ भागों के अंदर नदी बेसिनों में जो भौम जल उपयोग अपेक्षाकृत अधिक है। जैसे भौम होता है भूमिगत जल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु जैसे राज्यों में क्या है, भूमिगत जल का उपयोग बहुत अधिक किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। लेकिन छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल में क्या है, भौम जल क्षमता बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है। इसके अलावा गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र में भौम जल संसाधनों का मध्यम दर पर, मतलब यहाँ बारिश से भी उपयोग होता है और भूमिगत जल का भी। तो जिस एरिया के अंदर क्या है, बारिश कम होती है, उस एरिया के अंदर भूमिगत जल का अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है। लैगून और पश्चय जल में देखिए बच्चों,
लैगून और पश्चिम भारत की जो समुद्री रेखा है, तटीय रेखा है, वो क्या है, बहुत विशाल है। कुछ राज्यों में जो समुद्र हैं वो बहुत दंतुरित मतलब कटे फटे हैं। तो इस कारण से क्या होता है, बहुत सी लैगून और झीलें वहाँ पर बन गई हैं वो कटी फटी तट रेखा की वजह से। जैसे केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में लैगून और झील में बहुत अधिक धरातलीय जल संसाधन पाए जाते हैं। यहाँ हालांकि वैसे इन जलाशयों पानी कैसा है बेटा, खारा है, लेकिन इनका उपयोग मछली पालने और चावल की कुछ किस्म और नारियल की सिंचाई में इनका उपयोग किया जाता है। खारे जल को भी सही तरीके से उसको यूज़ किया जा रहा है। जल की मांग और उपयोग, तो पारंपरिक रूप से भारत एक कृषि प्रधान देश है। आप सभी को पता है बेटा, भारत के अंदर बहुत बड़े एरिया के ऊपर क्या कृषि की जाती है। इसकी जो जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग किस पे निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। इसलिए जो पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी उनके अंदर क्या कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई के विकास को अधिक प्राथमिकता दी गई थी। और बहु नदी घाटी उद्देश्य परियोजना चलाई गई, जैसे भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर, नागार्जुन, इंदिरा सागर नहर परियोजना आदि शुरू की गई थी। और वर्तमान में जल की मांग, सिंचाई की आवश्यकता बहुत अधिक बढ़ती जा रही है, क्योंकि जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतनी ही डिमांड भी बढ़ती चली जाएगी। धरातलीय और भूमि जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि में ही किया जाता है। धरातलीय जल का 89% जो भाग है और भूमि जल का 92% जो भाग है वो किसमें, कृषि में उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से भारत क्या एक कृषि प्रधान देश है और इसका ना बहुत बड़ी मात्रा में जल का उपयोग किया जाता है। सिंचाई के लिए जल की मांग, तो जल का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए ही होता है, ये हम सभी को पता है। देश में वर्षा के स्थानीय अगर देखिए पानी नहीं होगा तो बेटा अनाज भी पैदा नहीं होगा, अनाज पैदा नहीं होगा तो क्या है, देश के अंदर भूखमरी बढ़ जाएगी। तो देश के जो अधिकांश भाग है वो कैसे हैं, वर्षा विहीन है और सूखाग्रस्त है, मतलब वहाँ बारिश बहुत कम होती है। उत्तर पश्चिमी भारत और दक्कन का पठार इसके अंतर्गत आते हैं, मतलब उत्तर पश्चिमी भारत में बहुत कम बारिश होती है। देश के अधिकांश भागों में शीत और ग्रीष्म ऋतुओं में न्यूनाधिक शुष्कता पाई जाती है, मतलब बारिश बहुत कम होती है और शुष्क ऋतुओं में बिना सिंचाई की खेती करना कठिन होता है। तो पर्याप्त मात्रा में मतलब जो कृषि का कार्य होता है बेटा वो बिना पानी के तो संभव हो ही नहीं सकता, कैसे भी करके क्या है, कृषि के लिए तो खेती के लिए तो पानी की आवश्यकता पड़ती ही है। इसके अलावा कुछ फसलों के लिए तो क्या है, जल की कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। जैसे लेकिन कई फसलें क्या होती हैं, इनको बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है, जैसे चावल, गन्ना, जूट, इनके लिए क्या है, बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है। अलग अलग प्रकार की फसलें हैं, सभी को क्या है, अपने अलग अलग प्रकार की जल की आवश्यकता होती है। कोई कम पानी में भी ग्रो कर जाती, कोई अधिक पानी के अंदर भी ग्रो करती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवल बोए गए क्षेत्र का 85% जो भाग है वो सिंचाई के अंतर्गत आता है। और इन राज्यों में गेहूँ और चावल ये मुख्य फसल के रूप में तैयार किए जाते हैं। इन राज्यों में भूमि जल संसाधन के अत्यधिक उपयोग से भूमि जल स्तर क्या है वो बहुत नीचे चला गया है। कई राज्यों में जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र में तो अधिक जल निकालने के कारण भूमिगत जल में फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ गया है। और इस वजह से क्या हो गया बेटा, पश्चिमी बंगाल और बिहार के कुछ भागों में सांख्यिकीय संकेंद्रण की वृद्धि हो गई है, यानी कि वहाँ पर क्या है, भूमि का जो जल स्तर है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे चला गया है और वहाँ पर इस वजह से क्या जल की समस्या आ रही है। संभावित जल समस्याएं क्या हैं, जल की प्रति व्यक्ति जो उपलब्धता है जनसंख्या बढ़ने के साथ क्या है वो डेली कम होता जा रहा है, मतलब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी बेटा हर चीज़ की डिमांड बढ़ती चली जाएगी। तो इस प्रकार से इससे क्या है, जल की समस्या हमारे सामने गंभीर समस्या बनती जा रही है। जल के गुणों का ह्रास हो रहा है। जल गुणवत्ता से तात्पर्य क्या होता है, जल की शुद्धता और अनावश्यक बाहरी पदार्थों से रहित जो जल होता है, बिल्कुल शुद्ध जो जल होता है वो क्या कहलाता है, वो जल की गुणवत्ता कहलाती है। जैसे सूक्ष्म जीवों, रासायनिक पदार्थों, औद्योगिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों से जल क्या है प्रदूषित हो जाता है और इन पदार्थों से जल के गुणों में कमी आती है और वो मानव के उपयोग का नहीं रह जाता है। जैसे विषैले जो झील हैं, नदियाँ हैं, समुद्र हैं, वो क्या है बड़े जलाशयों में प्रवेश करते हैं और उनका भी पानी क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। इससे क्या है, जल प्रदूषण बढ़ता है और जल में की जो गुणवत्ता होती है उसके अंदर कमी आती है। और इससे क्या है, जो जलीय तंत्र है यानी कि एक्वेटिक जो सिस्टम है उसको बहुत अधिक प्रभावित होता है, यानी कि जल में रहने वाले जीव जंतु हैं, जलीय वनस्पतियाँ हैं वो नष्ट हो जाती हैं, वो खराब हो जाती हैं।
तो ये क्या है, जल की जो समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। जल संरक्षण और प्रबंधन, तो देखिए जल को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं। उसके लिए अलवणीय जल की घटती हुई उपलब्धता और बढ़ती मांग से सतत पोषणीय विकास के लिए महत्वपूर्ण जीवनदायिनी संसाधन के हम सभी की बेटा ये जिम्मेवारी है कि हमें जल को बचा कर रखना है और हमें जल को वेस्ट नहीं करना है। पानी हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नई नई तकनीकों के द्वारा, नई नई विधियों के द्वारा क्या है, हम जल को सुरक्षित कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं, ताकि हम उसे उपयोग में ला सकें। नेक्स्ट हेडिंग आती है बेटा जल प्रदूषण का निवारक। हम निवारक इसका कैसे कर सकते हैं, तो उपलब्ध जल संसाधनों तेज़ी से निम्नीकरण हो रहा है, मतलब कम होते जा रहे हैं। देश की जो बड़ी बड़ी नदियां हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर से और कम बसे क्षेत्रों में अधिक गुणवत्ता वाली पाई जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो मैदान में आती हैं तो उनका क्या है, जो पानी है वो गंदा होता चला जाता है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में आने के बाद उसके अंदर जो फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो सारे उसमें घुल जाते हैं और इससे क्या है, जल की जो गुणवत्ता होती है वो नष्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड ने एक साथ मिलकर 507 स्टेशन की राष्ट्रीय जल संसाधन गुणवत्ता का मॉनिटरिंग की थी। और इन स्टेशनों से प्राप्त किया गया जो आंकड़ा था उससे क्या पता चलता है कि जो सबसे ज़्यादा दूषित नदियां हैं, दूषित नदियों में प्रदूषण का जो मुख्य स्रोत है वो मतलब बहुत तेज़ी से प्रदूषण बढ़ रहा है। दिल्ली और इटावा के बीच जो यमुना नदी है देश में सबसे अधिक प्रदूषित नदी मानी गई है। इसके अलावा प्रदूषित नदियों में साबरमती, लखनऊ में गोमती, मदुरई में काली, अडियार, कुवम, वैगई, हैदराबाद में मूसी और कानपुर और वाराणसी में गंगा नदी है जो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई हैं। बहुत अधिक इनके अंदर विषैले पदार्थ मिल गए हैं। तो इस प्रकार से ये जल अधिनियम 1974 और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित नहीं हुए और इसका परिणाम क्या हुआ कि नदियों के अंदर क्या है, बहुत तेज़ी से प्रदूषण फैलता जा रहा है, बहुत तेज़ी से इनका प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जल का पुनः चक्र और उपयोग, जल को हम पुनः क्या है उसका फिर से उपयोग कर सकते हैं। पुनः चक्र और पुनः उपयोग दोनों ऐसे रास्ते हैं जिसके द्वारा अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। कम गुणवत्ता के जल का उपयोग जैसे अपशिष्ट जल उद्योगों के लिए आकर्षक विकल्प है, जिसका उपयोग शीतल और अग्निशमन कार्य करने के लिए भी किया जा सकता है। यानी कि जो क्या है, हमें जल को वेस्ट नहीं करना है, पानी को वेस्ट नहीं करना है, हम उसका किसी ना किसी तरीके से हम उसको उपयोग में ला सकते हैं, उसका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है बेटा जल संभर प्रबंधन। तो जल संभर प्रबंधन देखिए क्या होता है। जल संभर प्रबंधन से तात्पर्य धरातलीय और भूमि जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है। इसके अंतर्गत बहते हुए जल को रोकना विभिन्न विधियों जैसे अंतर्श्रवण, तालाब, पुनः भरण, कुएं द्वारा क्या है, जो भूमि जल का संचयन, पुनः भरण शामिल किया जाता है। तो जो जल संभर प्रबंधन है इसके अंतर्गत प्राकृतिक और जल संभर सहित मानवीय संसाधनों के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग को शामिल किया जाता है। जल संभर प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है बेटा, कि प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच संतुलन को बनाए रखना। ओके बच्चों, आगे आता है केंद्र और राज्य सरकार ने देश में बहुत से जल संभर जल संभर विकास और प्रबंधन कार्यक्रम चलाए हैं। इसके अंदर एक आता है हरियाली केंद्र। इसके अंदर क्या होता है, ये विकास परियोजना है और इसके अंदर ग्रामीण क्षेत्रों को पीने के लिए पानी, मत्स्य पालन और वन रोपण के लिए जल संरक्षण को उपयोगी बनाना है। एक आती बेटा नीरू मीरू जल और आप। नीरू मीरू जल और आप कार्यक्रम ये आंध्र प्रदेश में है और अरवारी पानी संसद अलवर राजस्थान के अंतर्गत लोगों के सहयोग से जल संरक्षण योजनाएं चालू की गई हैं। और अंतर्श्रवण तालाब जिसे जोहड़ कहा जाता है, जोहड़ की क्या है, खुदाई की जाती है और जो उसके अंदर पानी को इकट्ठा किया जाता है। तमिलनाडु के घरों में जल संग्रहण संरचना को बनाना आवश्यक कर दिया गया है। ये वहाँ पे एक कंपल्सरी रूल बना दिया गया है कि जो भी घर बनाए जाएंगे उसके अंदर क्या जल संरक्षण संरचना बनाए जाने हैं, मतलब उसमें टैंक जरूर बनाने हैं ताकि वहाँ पर क्या बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसको उपयोग में लाया जा सके। तो ये कहलाता बेटा जल संभर प्रबंधन।
आगे आते वर्षा का जल संग्रहण, जो वर्षा का पानी होता है उसे क्या है हम इकट्ठा करके उसके द्वारा हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो वर्षा का जो जल संग्रहण है विभिन्न उपयोग के लिए वर्षा के जल को रोकने और एकत्रित करने की एक विधि है। इसके द्वारा क्या है जो भूमिगत जल मृत के पुनर्भरण के लिए भी इसको उपयोग में लाया जा सकता है। जब बारिश आती है तो उसके पानी को इकट्ठा करके और इसको सिंचाई के अंदर यूज़ किया जा सकता है और कई कार्यों में से यूज़ किया जा सकता है। इसे नलकूप द्वारा, गड्ढों द्वारा, कुओं में एकत्रित किया जाता है। वर्षा जल संग्रहण पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है और जो जल स्तर नीचे चला गया उसे नीचे जाने से रोकता है और फ्लोराइड और नाइट्रेट जैसे जो प्रदूषक हैं उन्हें कम करता है, जो वर्षा का जल होता है। देश के बहुत सारे विभिन्न समुदाय हैं लंबे समय से अनेक विधियों द्वारा वर्षा जल संग्रहण करते हैं, जैसे झील, तालाब, सिंचाई तालाबों आदि से किया जाता है। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण इन्हें कुंड अथवा टाँका कहा जाता है। राजस्थान में इनके द्वारा क्या है भूमिगत टंकी बना दी जाती है और उसके अंदर क्या है जब बारिश आती है तो उसका सारा पानी उस टंकी के अंदर इकट्ठा हो जाता है। और वर्षा जल संग्रहण की जो विभिन्न विधियाँ हैं वो इस फिगर के अंदर दिखाई गई हैं। आगे देखिए बच्चों, ये देखिए जल संभर द्वारा जल संरक्षण, झीलों द्वारा जल संरक्षण, सर्विस द्वारा जल संरक्षण। ये देखिए जल छत के ऊपर से क्या है बेटा पाइप, यहाँ से देखिए ये दिखाई दे रहा है, ये देखिए पाइप लगाया गया है छत के ऊपर से, ये देखिए पाइप लगा रखा है। इस पाइप को क्या है नीचे ये कुएं के अंदर पानी इकट्ठा होता जा रहा है और ये क्या है इस प्रकार से अलग अलग तरीक़ों से क्या है बारिश के पानी को इकट्ठा किया जा सकता है ताकि आगे आने वाले समय के अंदर हम उस बारिश के पानी को उपयोग कर सकें, क्योंकि जो जल है बेटा वो बहुत बहुमूल्य है, हम सभी के लिए बहुत ही बहुमूल्य संसाधन है और हमें इसे बुरी तरह से यूज़ नहीं करना है, हमें इसे बचा कर रखना है ताकि हम इसे अगर हम अपनी समझदारी से इसे यूज़ करेंगे तो क्या है हम जल हमारे लिए सभी के लिए बहुत उपयोगी है। इसके द्वारा क्या हमें बहुत सारे जो हमारे दैनिक कार्य हैं वो सारे जल के द्वारा ही संभव हो पाते हैं और घरेलू कार्य भी क्या है हमारे जल के द्वारा ही संभव होते हैं। हमें इसका बहुत सावधानी से उपयोग करना है, हमें इसे ख़राब नहीं करना है, हमें इसका समझदारी से उपयोग करना है ताकि हम इसे बचाकर रख सकें। तो भारतीय जो देखिए जो जल नीति बनाई गई थी 2002 में, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं को सुचारू रूप से चलाना, पेयजल सभी मानव जाति प्राणियों को उपलब्ध करवाना, भूमिगत जल के शोषण को सीमित और नियमित करना, सतत और भौम जल की गुणवत्ता को जांचना, जल के सभी विविध उपयोगों में सुधार करना और दुर्लभ संसाधन के रूप में जल के लिए जागरूकता विकसित करना, शिक्षा, विनिमय, प्रेरक अनुक्रमण द्वारा संरक्षण चेतना को बढ़ाना। तो इस प्रकार से अलग अलग योजनाओं के द्वारा अलग अलग कार्यक्रम चलाकर क्या है सरकार सभी लोगों को ये समझाने की कोशिश करती है और हम सभी को भी समझना चाहिए कि बच्चों जो जल है वो हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर जल नहीं होगा तो हम लोग भी नहीं होंगे। तो जल क्रांति अभियान जो चलाया गया था 2015-16 में, ये जल क्या है उपयोगी संसाधन, लेकिन इसकी जो उपलब्धता है वो सीमित है और हमें जो जल क्रांति सरकार द्वारा चलाई गई थी इसका मुख्य उद्देश्य देश के प्रति व्यक्ति की जल को उपलब्धता को सुनिश्चित करना था ताकि जल को सही तरीके से बचाया जा सके, उसका उचित समय के ऊपर उसका सही तरीके से प्रयोग किया जा सके। तो इस प्रकार से बच्चों ये आज आपका चैप्टर था, ये एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको बेटा इसकी रीडिंग ज़रूर करनी है ताकि बहुत ईजी चैप्टर है और मैंने आपको और भी ईजी तरीके से इसको समझाया। आपको सिर्फ इसमें जल की उपयोगिता के बारे में बताना है और हम उसको कैसे सेव कर सकते हैं, हमें उसको सेव करके क्या है हम ना केवल जल को सेव कर रहे हैं बल्कि हम अपनी लाइफ को भी सेव कर रहे हैं। ओके बच्चे, थैंक यू। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।